माँ शादी वाला घर है और आपने जिसे घर बुलाया है उसने तो हद ही मचा रखी है। भला कोई इतना तीखा गोलगप्पे कैसे खा सकता है? गोलगप्पे वाले भैया ने हाथ जोड़ लिए तब जाकर ये मानी है, लेकिन आते आते बोली कल फिर आऊंगी। बेटा मेहमान है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। और खास बात तो ये है कि वो मेरे भाई की बेटी है। कहानी की शुरुआत होती है सुबह से, जहाँ उमा सुबह सुबह अपनी बेटी किरण को उठा रही होती है। किरण, सुबह के 8 बज रहे हैं, कब उठेगी और कब खाना बनाएगी? हाँ माँ, बस उठ रही हूँ। एक तो इस मोटी ने मुझे सोने नहीं दिया। क्या बताऊँ कैसे कैसे परमाणु बम छोड़े इसने रात को। घर आए मेहमानों के बारे में ऐसी बातें करते हैं क्या? ये क्या तमीज है तेरी? अरे सच ही तो कह रही हूँ, कौन सा गलत कहा मैंने। कल इसने इतने तीखे गोलगप्पे खाए ना कि दूसरा जिंदा भी नहीं रह सकता। भैया की दुकान की मिर्च खत्म हो गई, लेकिन इसकी जुबान नहीं रुकी कि बस करूँ। वो तो मैंने कहा कि पैसे खत्म हो गए तब जाकर आइए वहाँ से। हे भगवान, तुम दोनों के दोनों पागल हो। कितनी बार तुम दोनों को कहा है कि बाहर की फालतू चीजें मत खाया करो, और घर में तेरे भाई की शादी है। भगवान ना करे तुम दोनों में से किसी का पेट खराब हो गया तो क्या करोगी? माँ, मैं तो खा भी नहीं रही थी, वो तो इसने जिद की ना तो मैंने भी सोचा खा लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम दोनों का पूरे दिन मुंह ही कहाँ बंद होने वाला होता है। पूरे दिन तो बस चलती रहती हो, गाय भैंस की तरह। चलो अब थोड़ा काम में हाथ बटाओ। किरण भी अपनी माँ के साथ कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद भारती उठती है। ये मेरा पेट इतना गुड़गुड़ क्यों कर रहा है? मैंने क्या ही खाया था? पहले हल्के होकर आती हूँ, के बाद ही कोई काम करूँगी। वैसे भी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है इन मेहमानों के घरों में। माँ, उठ गई आपकी लाडली। देखो वॉशरूम गई है वो। इसके वॉशरूम जाने के बाद मैं अगले साल ही वॉशरूम जाऊंगी अब तो। चुप कर तू। और कितनी बार कहा है अतिथि देवो भव। हाँ माँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें भी ना भगवान का ही नाम खराब हो रहा है और कुछ नहीं। किरण फिर से अपने कामों में लग जाती है। तभी उमा के घर उनकी पड़ोसन कमला आती है। अरे उमा, क्या बात है? घर के कामों में लगी हुई है। लगता है शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हाँ कमला आंटी, शादी का घर है तो शादी की तैयारियां ही चलेंगी ना। और बताओ कौन सी खबर लेकर आई हो? जाकर 2 कप चाय बना ला, और अपनी ये कैची जैसी जुबान हर किसी के सामने मत खोला कर, समझी? अब जा, यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही है? उमा और कमला बात कर ही रहे होते हैं। तभी भारती वॉशरूम से निकलकर हॉल में आती है। अरे उमा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? इतनी गंदी बदबू! राम रे राम! ये बदबू भारती के बाथरूम से निकलने के बाद आई है। लगता है किरण सही कह रही थी। ये सब छोड़, मैंने औरतों को संगीत के लिए बोल दिया है, और अगर आज तुझे बाजार जाना हो तो मेरे साथ चल लियो। हाँ हाँ, मुझे बाजार जाना है, बहुत सारे सामान लाना है। अब देर शाम कमला उमा दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके साथ में भारती और किरण भी होती हैं। देख किरण, मुझे आज भी गोलगप्पे खाने हैं। मैंने दिल्ली के गोलगप्पे के बारे में जितना सुना था उससे दुगना स्वाद है यहाँ के गोलगप्पों में। देख, आज तो मैं ना तुझे गोलगप्पे खिलाने वाली हूँ ना खुद खाने वाली हूँ। चाहे जो मर्जी कर दूँ, मुझे कह और सुना ले। किरण, उसका अगर मन है तो क्यों मना कर रही है उसे? लेकिन माँ, मैंने आपको रात वाली बात बताई थी ना, ये कैसे परमाणु बम छोड़े जा रही थी। देखो बुआ, ये क्या बोले जा रही है? ये सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। माँ के कहने पर सिर्फ 5 गोलगप्पे मैं तुझे खिला दूंगी। बाकी अगर तूने 6 गोलगप्पे की तरफ हाथ भी बढ़ाया ना, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कभी तू मेरे गांव आएगी तो तुझे चटपटी चाट जरूर खिलाऊंगी। अब कमला और उमा बाजार में सामान लेने जाते हैं। इधर भारती किरण को गोलगप्पे खाने ले जाती है। भैया, सिर्फ 5 गोलगप्पे ही खाने हैं, वो भी इसे। और हाँ, इतने तीखे बनाना ना कि घर पहुँचने से पहले इसका पेट जवाब दे दे। अरे कुछ नहीं होगा भैया, बनाइए और तीखा गोलगप्पा। बस बस भैया, हो गया। 5 गोलगप्पे पूरे हो गए। ये लो पैसे। चल, हमें माँ को भी ढूंढना है, ना जाने वो भीड़ में कहाँ चली गई। नहीं नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। भैया आप और खिलाइए। अब मैं तेरे इन 5 गोलगप्पे के पैसे भी नहीं दूंगी। भैया आप और तीखे गोलगप्पे बनाइए ना, और तू जा, यहाँ खड़ी भी मत रह। अब तू पैसे नहीं दे रही, और अगर तुझे खाना है तो खा ले मेरे पैसों में से।
अरे रे, कंजूस के पैसे निकले तो सही। रहने दे, मुझे नहीं खाना, खाकर उल्टी दस्त न लग जाए। किरण वहाँ से चली जाती है। इधर भारती और ज्यादा तीखी और भी तीखी गोलगप्पे खाकर अपने मुंह को लाल कर चुकी थी और आंखों को भी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और नाक से पानी, लेकिन फिर भी वो 20 से ज्यादा एक्स्ट्रा तीखे गोलगप्पे खा चुकी थी। अरे किरण तो ये रही, लेकिन तेरी दूसरी जोड़ीदार कहाँ गई? अरे माँ, उसके बारे में क्या ही बताऊं, फिर से गोलगप्पे पर टूट पड़ी है। मैंने कहा कम खा, वरना फट जाएगी किसी दिन। किरण, तू सच में बहुत बदतमीज होती जा रही है। वो मेरे भाई की बेटी है और हमारे घर की मेहमान। माँ, अगर आपने एक बार फिर उस मेहमान को कहा ना कि मैं मेहमान शब्द का आविष्कार करने पर केस कर दूंगी और पूछूंगी, ऐसे को अगर मेहमान कहते हैं तो भूखे नंगे किसे कहते हैं? माँ, मुझसे अब ये एक और मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही है। चल उसे देखते हैं, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो भाभी कहेगी पहली बार तो भेजा था, लेकिन हम ढंग से ख्याल नहीं रख पाए। आज तक आपकी बेटी को वो लोग कभी कुछ अच्छा खिला तो पाए नहीं है, हम तो फिर भी इस मुटल्ली को कितना कुछ खिला रहे हैं। देख उमा, तेरी बेटी कह तो ठीक रही है, मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे ना। अभी तो उसे रोकना होगा, वरना बहुत बदनामी होगी। अब उमा और कमला और किरण गोलगप्पे वाले के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भारती वहाँ है ही नहीं। वो गोलगप्पे वाले से पूछते भी हैं कि यहाँ एक मोटी सी लड़की तीखे गोलगप्पे खा रही थी, वो कहाँ गई? तब वो बताता है वो तो कब की चली गई। माँ, मैं बता रही हूँ, उसे खाते खाते शुरू हो गया होगा, तभी वो घर गई होगी। अगर वो घर नहीं हुई तो? वैसे भी अब हमें घर चलना चाहिए, हो सकता है वो घर ही हो। चल देखते हैं। तुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था किरण, उसके लिए ये कितना अनजान शहर है। ये तो सही कह रही है, चल चलकर देखे कहाँ गई। अब कमला, उमा और किरण घर पहुंचते हैं तो देखते हैं भारती सामने ही सोफे पर लेटी हुई पेट पकड़े हुए है। भारती, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ भारती, बोल क्या हुआ? बुआ, गोलगप्पे खाने को तो खा लिए, उसके बाद मुझे अजीब सा होने लगा। किरण भी मेरे साथ नहीं थी और मुझ में आपको ढूंढने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं घर आ गई। अच्छा किया तूने। अभी तो ठीक है ना तू? नहीं बुआ, मेरा पेट ठीक नहीं है, अभी तक 2-4 बार जा चुकी हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या होगा मेरा। अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तू क्या मेरा मुंह देख रही है? तूने ही इसके कानों में डाला था ना। चल तुझे दिल्ली का तीखा गोलगप्पा खिलाती हूँ। साथ तो ले गई, लेकिन इसे छोड़कर जरूर चली आई तू। बुआ, किरण की कोई गलती नहीं है, उसने तो बताया था बस। मुझे भी नहीं खाने चाहिए थे तीखे गोलगप्पे, लगता है फिर से जाना पड़ेगा। भारती का पेट तीखे गोलगप्पे खाने के बाद जवाब दे चुका था और ऐसे ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हालांकि उमा डॉक्टर को बुलाकर भारती को दवा दिलवाती है, लेकिन पूरे दिन में भारती भी दिल्ली के तीखे गोलगप्पे खाने के बाद 20 से 25 बार वॉशरूम जा चुकी थी। अब ठीक हो जा भारती तू जल्दी से, तो हम चांदनी चौक के गोलगप्पे खाकर आएंगे। माँ, ये क्या था? अब क्यों मारा मुझे? ये इसीलिए था क्योंकि तू ही है जो इसकी जान की दुश्मन बनी है। चल जाकर छत से कपड़े लेकर आ, बेशर्म कहीं की। भारती भी अपनी हालत पर तरस खा रही होती है, क्योंकि वो इतने तीखे गोलगप्पे खाने के बाद बिना नमक का खाना खा रही थी, लेकिन वो कभी दिल्ली के तीखे गोलगप्पे को भूल नहीं पाएगी। सरला की बहू चंदा बहुत ही सीधी और भोली थी। वहीं सरला तेज होने के साथ ही चुगलखोर भी थी। एक रोज सरला टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से टीवी में बहुत तेज आवाज होती है और टीवी बंद हो जाता है। राम रे राम, लगता है लग गया फिर से 10-20 हजार का चूना। पहले ही ये टीवी खराब था, अब तो ठीक भी नहीं होगा। माँ जी, आपकी चाय। और ये टीवी में क्या हुआ? ये कैसी आवाजें आ रही हैं इसमें से? दिख नहीं रहा है बहू, दिवाली की फुलझड़ियाँ जल रही है। जब तुझे दिख रहा है कि टीवी से ही आवाजें आ रही है, तब भी तू मुझसे सवाल कर रही है। अपनी बहू के जाने के बाद ही सरला चंदा के पिता को फोन लगाती है। नमस्ते समधी जी, और कैसे हैं आप? घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप बताइए समधन जी, वहाँ सब कैसा है? और चंदा बिटिया कैसी है?
अरे आपकी फुल सी बेटी भी ठीक है, बस काम बहुत करती है और काम करने में इतनी बिजी हो जाती है कि आराम करना ही भूल जाती है। और पहले टीवी था तो थोड़ा तो आराम करने का सोचती भी थी। क्यों, क्या हुआ? टीवी खराब है क्या? और मेरी चंदा को तो वैसे भी टीवी देखने का बहुत शौक है। हाँ वही तो, अब बेचारी कैसे आराम करेगी, पूरा दिन बस काम ही काम। और समधी जी, आप तो जानते हैं अभी हाथ में पैसे भी नहीं है कि नया टीवी लाए घर में। वैसे मैंने तो चंदा को कहा भी था कि अपने पिताजी को कह दे। वो कहने लगी कि उन पर भी तो भाई बहनों की जिम्मेदारी है। अच्छा किया समधन जी आपने बताकर। मैं देखता हूँ, हो सकेगा तो कल परसों में टीवी लगवा जाऊंगा। बस अब क्या था, जो सरला चाहती थी वो होता भी है, लेकिन चंदा को इस बात की भनक तक नहीं थी। अब अगले ही दिन चंदा के पिता घनश्याम का चंदा के घर बड़ा सा टीवी लेकर आना होता है। पिताजी आप यहाँ, और ये टीवी? माँ जी ने आपसे इस टीवी के लिए कहा था क्या? अरे नहीं नहीं चंदा बिटिया, मैं तो बहुत समय से सोच रहा था कि अपनी टीवी देखने की शौकीन बेटी को टीवी ला कर दूं। बहू मेरी तरफ क्या देख रही है? मैंने कुछ नहीं कहा। समधी जी, मैंने आपको कहा क्या टीवी देने के लिए? नहीं ना, बल्कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना? हाँ। चंदा को भी उसके पिता के हाँ करने पर लगता है कि ये टीवी घनश्याम अपनी मर्जी से लेकर आया है, लेकिन वो इस बात को लेकर अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं हुई थी। देर शाम सरला अपनी बहू को चाय बनाने को कहती है। चंदा भी चाय चढ़ाकर छत से कपड़े लाने चली जाती है। इधर चाय उबल कर नीचे गिर जाती है। अरे ये कैसे जलने की बदबू आ रही है? अरे ओ बहू, क्या जला रही है किचन में तू? माँ जी, वो मैं छत से कपड़े लाने चली गई थी तो मैंने देखा ही नहीं कि ये चाय कवर कैसे उबल गई। कभी तुझसे चाय जल जाता है तो कभी सब्जी। ये मेरा घर है और मुझे घर चलाना होता है बहू। हम इतने अमीर नहीं है जो रोज रोज ये सब झेल ले, समझी ना? माँ जी, आगे से नहीं होगा ऐसा। माँ जी आप सुन रही हो ना? माँ जी कहीं आप माँ को तो फोन नहीं लगा रही हो? हाँ बहू, अब तेरी करतूत तेरी माँ को बतानी पड़ेगी कि आखिर अपनी बेटी को उन्होंने क्या सिखाकर भेजा है। नहीं माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, ऐसा मत करिए माँ जी। माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसे में आप मेरी कमियाँ मेरी माँ को गिनवाओगी तो वो और टेंशन में आ जाएंगी। सरला चंदा की एक नहीं सुनती और चंदा की माँ रमा को फोन कर देती है। कैसी हैं समधन जी? आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? माँ जी नहीं माँ जी समझिए ना। चुप, तू चुप कर। और समधन जी, आपकी बेटी से जब एक काम नहीं होता तो आप रखती ना अपने घर। क्यों इसके हाथ पीले करवा दिए? कभी इससे सब्जी जल जाती है तो कभी चावल रोटी, और आज तो इसने हद कर दी, चाय ही उबाल कर जला दी। समधन जी, मेरी बेटी तो जिम्मेदार है, लेकिन कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं भी उसे समझाऊंगी। कहाँ है चंदा? जरा चंदा को फोन दीजिए। हाँ, आपकी बेटी तो है ही जिम्मेदार। बस अगर कोई पागल है तो मेरे घर वाले और मैं। क्यों, सही कहा ना समधन जी? आपकी इन्हीं बातों से इसे गलतियाँ करने का श्रेय मिलता है। इतना बोल सरला फोन काट देती है। इधर चंदा बहुत उदास हो जाती है क्योंकि चंदा की माँ रमा की हर समय तबीयत खराब रहा करती थी। ना जाने मेरी माँ मेरे बारे में क्या क्या सोचकर टेंशन ले रही होगी, और माँ जी को भी सोचना चाहिए ना कि मेरी माँ ये सब सुनकर कितना टेंशन लेती है। अब चंदा बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जा ही रही होती है, तभी चंदा को उसके सास की कमरे से हंसने की आवाजें आती हैं। माँ जी कितनी निर्दयी है, मेरी माँ को टेंशन देकर यहाँ गला फाड़ फाड़ कर हंस रही हैं। अरे आज तो मैंने चंदा की माँ को खुद चमकाया है। अरे चंदा की हरकतें से तो मैं परेशान हूँ सोनम बेटा। ये सब छोड़, तुझे एक बात बताऊं, चंदा के बाप ने एक बड़ा सा टीवी दिया है। मैंने ही उसके बाप के कान भरे थे। वो तो अगले ही दिन टीवी लगवा गया। अब जैसे भी लिया हो, किस्तों पर या लोन पर, हमें क्या। इसका मतलब पिताजी ने वो टीवी खुद से नहीं बल्कि माँ जी के कहने पर लगवाई है।
माँ जी ऐसा कैसा कर सकती हैं? उन्हें क्या पता मेरी शादी में मेरे पिताजी पर कितना कर्जा हुआ है। वो तो अब तक चुका भी नहीं पाए हैं। चंदा अब रोते हुए अपने कमरे में पहुंचती है। तभी चंदा के पिता घनश्याम का फोन आता है। चंदा, चंदा, तू जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, तेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। क्या कहा आपने? माँ को हार्ट अटैक? ये सब माँ जी की वजह से हुआ है। अब चंदा बिना कुछ बोले ही घर से निकल पड़ती है और ये देखकर सरला बोलती है। अभी लगाती हूँ इसकी माँ को फोन। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। बिना बताए ये औरत कहाँ को निकली भगवान जाने। देखिए समधन जी, आपकी बेटी अभी अभी घर से मुझे बिना बताए निकली है। अब आप ही बताइए, मेरे इस घर में कोई इज्जत है भी या नहीं? बस समधन जी, बहुत हुआ। आप मेरी बेटी के ससुराल से लेकर मायके तक जो ये चिट्ठियां पहुंचाने का काम कर रही हैं, अब बंद कर दीजिए। रमा को आपकी इन्हीं छोटी छोटी बातों को दिल में बैठा लेने की वजह से ही दिल का दौरा पड़ा है। हैं? अभी तो बात हुई थी, बड़ी जल्दी समधन जी ने बातों को सीरियसली ले लिया। इतनी जल्दी तो बैंक से खाते में पैसे भी नहीं आते होंगे। अब अगली सुबह चंदा घर आती है तो सरला चंदा को खूब सुनाती है। बहू आ गई अपनी माँ को देखकर। भागी तो ऐसे थी जैसे इस घर में कभी लौट कर दोबारा नहीं आएगी। तेरी सास हूँ, थोड़ी इज्जत दे मुझे, जितनी तू अपनी माँ को देती है। माँ भाभी के साथ बहुत गलत कर रही हैं। मैंने तो माँ को कितनी बार समझाया है, लेकिन माँ है कि मानती नहीं। अब देर शाम चंदा शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है और सरला आराम से हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? अरे समधन जी, मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। ये आप क्या कुछ भी कह रही हैं कि मेरी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ माँ जी? माँ जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? चंदा तुरंत ही सरला की तबीयत बिगाड़ने के बाद फैमिली डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर भी चंदा को बताता है कि सरला अब ठीक है। उनका बीपी हाई हो गया था जिससे वो चक्कर खाकर गिर गई थी। बहू, आज मुझे एहसास हुआ कि जब बेटी को उसके ससुराल वाले कुछ कहते हैं तो कैसा महसूस होता है। और आज मुझे समझ आया, मेरी तरह समधन जी का भी यही हाल होता होगा। वो भी मेरी वजह से इतनी बीमार हुई। देर से ही सही, लेकिन सरला समझ चुकी थी कि ससुराल से मायके तक अगर कोई बात जाती है तो एक माँ के लिए बेटी का दुख बर्दाश्त कर पाना इतना आसान नहीं होता। उसका एहसास सरला कर चुकी थी। पल्लू रामपुर गांव का रहने वाला था, जो कि शहर में दर्जी का काम करता था। लेकिन जब भी वो गांव में आता था तो महंगे महंगे कपड़ों में ही दिखाई देता था, जिससे कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता था कि वो शहर में दर्जी का काम करता है। एक दिन पल्लू अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव आता है। पल्लू को सूट बूट में आते देखकर गांव वालों की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी पनवाड़ी की दुकान पर बैठे कल्लू और पंकू नाम के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे भैया, मुझे गिराओगे क्या? ऐसे रास्ते में आकर कौन खड़ा होता है? दिमाग ठीक है आपका? हमारा दिमाग तो ठीक ही है भैया, लेकिन लगता है तुम शहर में बहुत ज्यादा नोट छाप रहे हो। तुम्हें दिल्ली जम गई है लगता है। हाँ भैया, आप ऐसा कह सकते हो। वो क्या है ना, जो मेहनत करता है वो कहीं भी रह सकता है। तो हम भी दिल्ली में जम चुके हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम सभी गांव वाले आलसी हैं, इसलिए हम लोग शहर नहीं आ सकते? देखो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये तो आप खुद कह रहे हो। तो हमारी गलती कैसे हुई? पनवाड़ी उनकी बहस देखते देखते बीच में कूद पड़ता है और बोलता है, अरे क्या तुम लोग आपस में बहस कर रहे हो भाई? अरे चुप हो जाओ। और पल्लू भैया, आप जरा हमारी बात सुनिए। बोलो भैया, क्या बात करनी है आपको? लेकिन थोड़ा जल्दी बोलना, अभी अभी शहर से आया हूँ,
देर हो रही है, घर भी जाना है, तो थोड़ा जल्दी बोलना। पल्लू भैया आपका कपड़ा हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे इस बार जाते हुए हमें दे जाना, मुझे अपनी बुआ की लड़की की शादी में पहनकर जाना है। अब इनको कौन बताए, ये कपड़े तो मेरे है ही नहीं जो मैं इनको दे दूं। अरे क्या सोचने लगे भाई, कपड़े दोगे या नहीं? अरे विश्वास रखो भैया, वापस कर देंगे हम। हाँ हाँ भैया ठीक है, वक्त आने पे ना मैं दे दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। बल्लू पनवाड़ी को वादा करके घर लौट आता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही है। ऐसे चुपके अपने ही घर में आने की क्या जरूरत है? घर तो आपका ही है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया? आपकी पत्नी हूँ, आपकी आहट को नहीं पहचानूंगी तो किसकी आहट को पहचानूंगी? इस बार आने से पहले बताया भी नहीं। वो मैं सोच के आया था कि अचानक से तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगा तो तुम खुश हो जाओगी। अच्छा सोचा आपने, मैं सच में बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। बल्लू गांव में रोज रोज नए नए कपड़े पहनकर घूमता, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ललचाते थे। एक दिन ऐसे ही बल्लू घर से बाहर निकलता है, तभी आधे रास्ते में पनवाड़ी उसे रोक लेता है। अरे अरे बल्लू भैया, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। मैं कपड़े मांगने के लिए आपके घर में ही आने वाला था। अरे आपने हमसे उस दिन वादा किया था कि आप हमको वो नया वाला सूट देंगे, वो कहाँ है ना, हमको शादी में पहन कर जाना है। ओहो, कहाँ फंस गया मैं। अगर इसको सूट दिया तो ये वापस कभी देगा नहीं, और क्या पता पान वान के दाग लगा दे, और अगर नहीं दिया तो इज्जत कम होगी। सोच बल्लू सोच, कुछ तो सोच। अरे पल्लू भैया, आप फिर से कहीं खो गए? नहीं नहीं, कहीं नहीं खोया मैं। वो मैं सोच रहा था आपके बारे में। वो मैं ये सोच रहा था कि वो सूट और आपका तो कोई मेल ही नहीं है। आपका रंग गाढ़ा है और वो सूट का रंग हल्का, उसमें आप अच्छे नहीं लगोगे, और अच्छे नहीं लगे शादी में जाओगे तो आपका मजाक बनेगा, और आपका मजाक बना यानी कि मेरा मजाक बना, और कोई मेरा मजाक बनाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप मेरे भाई हो, आपको वो सूट चाहिए, मैं अभी लाके आपको देता हूँ, लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं लगोगे। हाँ, मेरे पास एक सूट है, लेकिन वो शहर में है, तो वहां जाके लाऊंगा ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, उस सूट में ना आप बिल्कुल एक हीरो की तरह लगते। आप सच कह रहे हैं भैया? हाँ पनवारी भैया, हाँ। काश मैं वो सूट लेके आ पाता, मैं आपको पक्का दे देता, लेकिन मैं ला ही नहीं पाया हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पक्का आपके लिए लेके आता भैया। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वाला सूट चाहिए, ले लीजिए, पहन लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगा, आपका मजाक का घूंट मैं सह लूंगा। लेकिन भैया आप ले लीजिए, भैया ले लीजिए, भैया ले लीजिए। नहीं नहीं भैया, आप अपना सूट अपने पास ही रखिए। मेरे पास हल्के रंग का सूट है तो मैं वही पहन लूंगा। आपने बिल्कुल सही बोला भैया। नहीं भैया, आप बाद में बोलोगे कि भाई का दिल छोटा था। नहीं भैया, आप ले लीजिए, ले लीजिए, मेरा दिल छोटा नहीं है, लीजिए भैया लीजिए। अरे हम जानते हैं भैया, आपका दिल बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुझे आपका बात बहुत सही लगा, इसलिए अब मैं अपना ही सूट पहन कर जाऊंगा ताकि आपकी तरह बहुत अच्छा लगूं। बल्लू अपनी चालाकी से पनवाड़ी को मूर्ख बना देता है, उसकी नजर में बुरा भी नहीं बनता और अपना सूट देने से भी बच जाता है। फिर कुछ दिन बाद शहर वापस लौट जाता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। बल्लू के हाथ में इतनी सफाई थी कि बड़े बड़े लोग उससे कपड़े सिलवाने आया करते थे। बल्लू उनको मूर्ख बनाकर 4 दिन की जगह 15-15 दिन लगा दिया करता था, लेकिन उसके हाथ में सफाई होने के कारण लोग उसे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बल्लू फिर से अपने गांव लौटता है और इस बार कल्लू फिर से उसे रास्ते में रोक लेता है। बल्लू भाई, आज तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, आखिर तुम शहर में ऐसा क्या काम करते हो जिससे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं कि जिस कपड़े को एक बार पहन लो दोबारा पहनने का नाम ही नहीं लेते। अरे कल्लू भैया, तुम फिर पीछे पड़ गए। अरे मैंने कहा है ना आपसे कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, मैं ऐसे मुंह से नहीं बता सकता। अगर जुबान से नहीं बता सकते तो इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारा काम देख लूंगा और सीख भी लूंगा, जिसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े पहनूंगा। मेरा काम बहुत कठिन है भैया, तुम नहीं सीख पाओगे। अभी जहाँ हो ना वहीं रहो, तुम्हारे और गांव के लिए अच्छा है कि खेती करो,
और मस्त रहो। उस काम में बहुत मेहनत है भैया। बल्लू की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग कल्लू पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर कल्लू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और बल्लू मुस्कुराते हुए टनटनाते हुए वहां से निकल जाता है। सभी बल्लू के कपड़े को देखकर उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। तभी एक दिन वो तैयार होकर फिर से गांव में घूमने के लिए निकलता है और देखता है कि पास में आम के पेड़ के नीचे पनवाड़ी कल्लू और पिंकू के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। क्या बात है, किस बात की सभा लगी है यहाँ पे? अब क्या बताएं भाई साहब, सब आपकी तरह इतने अमीर तो नहीं होते जिसके पास कपड़ों की लाइन लगी हो। जब मर्जी जो निकाल कर पहन लो, हमें तो सिलवाने ही पड़ते हैं। हाँ तो दिक्कत क्या है, सिलवा लो। या फिर इतनी गरीबी आ रही है कि कपड़ा भी नहीं सिलवा पा रहे हो? वो बात नहीं है भाई साहब, बात तो ये है कि यहाँ कोई जेंट्स दर्जी नहीं है जो हमारे कपड़े सिल सके, और जो भी दर्जी हैं उनके पास शादियों के समय में इतना सारा काम है कि उन लोगों ने हमारा काम करने से ही मना कर दिया। कमाई का तो बहुत अच्छा साधन दिख रहा है। क्यों ना मैं यहाँ भी अपनी दुकान खोल लूँ। शहर के साथ साथ यहाँ भी पैसे कमाऊंगा। क्या पिंकू, तुम भी ये राम कहानी किसे सुना रहे हो जिसके पास कपड़ों की कोई कमी ही नहीं है? इससे क्या ही फर्क पड़ता है हमारे कपड़े सिले या ना सिले? देखो तो कैसा चुपचाप बैठा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो मैं आप लोगों की परेशानी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो ऐसा क्या सोचा है तुमने, जरा हमें भी बताओ। मैं तो ये सोच रहा था अपने गांव में ना आप लोगों के लिए मैं एक दर्जी की दुकान खोल लूं, ताकि आप सभी लोग अच्छे अच्छे सिले हुए कपड़े पहन सको, दूर ना जाना पड़े आप लोगों को। और मुझे क्या होगा, मुझे से क्या मिलेगा? कुछ पैसे? कोई बात नहीं, पैसा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए अपनी दुकान यहाँ खोलूंगा और आप लोगों का काम करूंगा। ये आइडिया अच्छा है भैया, इसी बहाने हमें भी नए और अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएंगे। ऐसा करो, सभी काम तुम ही कर लो, पैसा कमाने का कोई जरिया ही मत छोड़ना तुम। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मेरे हाथ में कला है और मैं अपने कला का इस्तेमाल करके गांव वालों की समस्या का समाधान कर रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है? यहाँ अगर दर्जी का काम करोगे तो दिल्ली में जो काम करते हो उस काम का क्या होगा? वरना ऐसा करो, वहाँ का काम मुझे दे दो। अब इस गधे का कौन समझाए कि मेरा वहाँ भी ना यही काम है। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा सब कुछ। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे लिए सबसे जरूरी तुम लोग को पहले। हाँ हाँ बल्लू भैया, हमें आप पर यकीन है, आप सब कर लेंगे। अब चलिए आपकी दर्जी की दुकान के लिए जगह देखते हैं। वो चारों मिलकर गांव में अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर लेते हैं। अगले दिन दुकान का मुहूर्त होता है, तो एक दिन पहले वो रात को दारू की पार्टी करने लगते हैं और नशे में धुत बल्लू धीरे धीरे अपने राज खोलने लगता है। आज मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक दर्जी हूँ। दर्जी सबके नए पुराने कपड़े सिलता रहता हूँ। अमीर ग्राहक आते हैं मेरे पास, हाँ, और अपना नाप दे के ना सिलवाते हैं कपड़े, और मैं उन्हीं के कपड़े पहन के गाँव आ जाता हूँ। और तुम सब गधों को ये लगता है कि मैं अमीर आदमी हूँ और मेरा रौब जमता है, मजा आता है। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अगले दिन सभी दुकान के उद्घाटन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी बल्लू नए नए कपड़े पहनकर वहां आता है। आओ आओ बल्लू भाई, आज के कपड़े तो और भी ज्यादा चमक रहे हैं। ये बताओ, आज किससे मांग के पहने हैं? मुझे किसी से कपड़े मांगने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। कपड़े? अरे कपड़े तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन अफसोस वो तुम्हारे नहीं है, बल्कि चोरी किए हुए हैं। हमें सब पता चल गया है। कल्लू गांव वालों को बल्लू की सारी बातें बता देता है और सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती होती है। उनकी दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाती है और चालाक दर्जी की चालाकी धरी की धरी रह जाती है। कीर्ति सुबह सुबह पूजा पाठ करके रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और सब्जियां निकालने के लिए वो जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसमें सब्जियां ना देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, जब भी फ्रिज खोलो हमेशा ही फ्रिज खाली ही मिलता है।
बल्कि मैंने माँ जी से एक दिन पहले ही बोला था कि माँ जी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, ला दीजिए। लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता, न ही सास न ही पति। अभी जाकर माँ जी को बताती हूँ। माँ जी, खाने में क्या बनाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहू तेरा जो मन करे वो तू बना ले, तेरी पसंद तो सबको पसंद आती है। माँ जी, बनाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना फ्रिज में। अरे फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं है, बल्कि मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि माँ जी सब्जी नहीं है, ले आइए। बहू मेरे दिमाग से निकल गया कल, मैं भूल गई एकदम। माँ जी आप तो भूल गई, लेकिन मेरा तो काम रुक गया ना। अब मैं क्या करूँ और क्या ही बनाऊँ मैं? कोई दाल बना ले, अब सब्जी नहीं है तो क्या करेगी? माँ जी, दाल आपके बेटे को पसंद नहीं है। अभी जब वो नाश्ता करने आएंगे ना और दाल देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, एक सब्जी वाली लगाती है। अगर उसके पास कोई सब्जी होगी तो मैं ले आऊंगी, तब तक तू चाय बना। जी ठीक है माँ जी। कीर्ति इतना कहकर रसोई में चली जाती है और सरला सब्जियां लेने के लिए घर के बाहर, जहां सड़क के किनारे एक सब्जी वाली बैठी होती है जिसके पास सिर्फ गोभी होती है। सरला उससे गोभी खरीद कर घर आ जाती है और रसोई में जाकर कीर्ति को दे देती है। बहू उसके पास सिर्फ गोभी थी तो मैं वही ले आई, तू इसी की सब्जी बना ले। कोई बात नहीं माँ जी, मैं गोभी के पराठे और चटनी बना दूंगी। जल्दी भी बन जाएगा और सबको पसंद भी आ जाएगा। हाँ बहू सही कहा, वैसे भी बहुत दिन हो गए गोभी के पराठे खाए हुए। तू बना, मैं अभी आती हूँ। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कीर्ति गोभी के पराठे बनाने की तैयारियों में लग जाती है। तभी उसका पति सूरज उसे आवाज लगाता है। कीर्ति, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। सूरज जी, मैं रसोई में हूँ, अभी आती हूँ। वैसे ही खाना बनाने में लेट हो गया है, अब सूरज जी भी बुला रही हैं। एक काम करती हूँ, पहले उनकी सुन लेती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद कोई और काम करूँगी, वरना वो शोर मचा मचा कर पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। जी सूरज जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि खाने में क्या बनाया तुमने। मुझे कोई ज्यादा भूख तो है नहीं, अगर कुछ मीठा हो तो खिला दो ताकि मजा आ जाए। मुझे 2 दिन से ना मीठा खाने का मन कर रहा है। कीर्ति वहाँ से चली जाती है और रसोई में खड़ी होकर सोचने लगती है कि वो मीठे में क्या बनाए। तभी उसकी नजर घिसी हुई गोभी पर जाती है और वो गोभी को भी घी में भूंजकर उसमें दूध, चीनी और मेवे डालकर उसकी मिठाई बना देती है। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी कीर्ति सबके लिए गोभी की मिठाई लेकर आती है। ये किस चीज की मिठाई है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले आप खाकर बताइए कि कैसा बना है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस चीज की मिठाई है। लेकिन बहू तूने तो बोला था कि तू गोभी के पराठे बनाएगी, तो फिर ये मिठाई क्यों बनाई? माँ जी, मैं तो पराठे ही बना रही थी, फिर सूरज जी ने बोला कि उनको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने मिठाई बना दी, क्योंकि मीठा तो आपको भी बहुत पसंद है ना। हाँ बहू सही किया तूने, अब जल्दी से दे मुझे खाने को। जी माँ जी, अभी देती हूँ। सभी लोग एक साथ बैठकर कीर्ति की बनाई हुई मिठाई खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो मिठाई खा रहे हैं वो गोभी की बनाई हुई है। तभी सूरज बोलता है, मिठाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस चीज की मिठाई है। हाँ बहू, मुझे भी ये जानना है कि ये कौन सी मिठाई है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे अगर मैंने बता दिया तो। पहले बताओ तो। ये गोभी की मिठाई है जिसकी हम लोग सब्जी खाते हैं। क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? भला गोभी से मिठाई कैसे बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनेगी सूरज जी, तभी तो बनाई है। बहुत आसान तरीके से बनाना है इसको। तब तो ना एक काम करना, तुम हर दूसरे तीसरे दिन ना ये बना लिया करना, क्योंकि हमें तुम्हारी बनाई हुई गोभी की मिठाई बहुत पसंद आई है। क्यों माँ, सही बोला ना मैंने? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोला तूने। बात तो बहुत अच्छा है इसका, हमारे पैसे भी बच गए और हमें घर की फ्रेश मिठाई खाने को भी मिल गई। अपने परिवार वालों की बात सुनकर कीर्ति को बहुत खुशी होती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन सरला कीर्ति के साथ अपनी पड़ोसन कमला के घर जाती है और देखती है कि वो घर की साफ सफाई में लगी होती है। तभी सरला बोलती है, तू अभी तक साफ सफाई में ही लगी हुई है? तुझे तो हमारे साथ गुरुजी के आश्रम में जाना था। जाना तो था, लेकिन क्या करूं? मेरी बेटी और दामाद घर आ रहे हैं, उनका भी तो स्वागत करना है ना। बस एक कमी रह गई है, मैंने मिठाई नहीं ली है अभी तक। अब इतनी जल्दी में मिठाई कहाँ मिलेगी?
तुझे जब पता था कि वो लोग आने वाले हैं तो तुझे कल ही मंगा लेना चाहिए ना। लेकिन तू इतनी आलसी है कि कोई काम तुझसे समय से होता नहीं। मैं आलसी नहीं हूँ सरला। कल मुझे नहीं पता था कि वो लोग आने वाले हैं। उन्होंने रात में ही मना कर दिया था कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन सुबह जब फोन किया तो वो कह रहे थे कि हम रास्ते में हैं और आ रहे हैं। तो क्या करती मैं, मना तो कर नहीं सकती थी। ठीक है फिर तू अपनी बेटी और दामाद की खातिरदारी कर। मैं चली अपनी बहू को लेकर गुरुजी के पास। सरला ऐसे मत कर, मुझे भी गुरुजी के पास जाना है। कल चल लेंगे, आज रुक जा तो भी मिल लियो मेरे बेटी दामाद से। ठीक है रुक जाती हूँ, लेकिन अब तू क्या करेगी? क्या देगी उन्हें पानी के साथ? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कमला आंटी, आपके घर में गोभी है या नहीं? बहू, ठंड में गोभी ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब तो समझ सरला कि तेरा काम बन गया, क्योंकि मेरी बहू गोभी की मिठाई बहुत अच्छी बनाती है कि अगर तू वो बाहर लेने जाएगी तो तुझे मिलेगी ही नहीं। वो तो वैसे भी नहीं मिलेगी। गोभी की मिठाई कहाँ बनती है? तू मुझे पागल बना रही है क्या? मैं तो सच बोल रही हूँ, मेरी बहू बहुत अच्छी गोभी की मिठाई बनाती है। अगर तेरे बेटे दामाद खाएंगे तो दोबारा फिर मांगेंगे। अगर ऐसी बात है तो बना दे बहू, वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कमला इतना कहकर कीर्ति को रसोई में लेकर जाती है और उसे मिठाई बनाने का सारा सामान देकर खुद दूसरे कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद मिठाई की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी कमला रसोई में आती है और मिठाई को देखकर बोलती है, बहू, मिठाई तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आंटी जी आप खाकर भी देख लीजिए। मन तो कर रहा है खाने का, जरा चखा तो सही। बिल्कुल आंटी जी, अभी देती हूँ। वाह बहू, सच में मजा आ गया। मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है। कमला और कीर्ति आपस में बातें कर ही रही होती है। तभी कमला की बेटी और दामाद दोनों आ जाते हैं और कीर्ति उनके लिए भी गोभी की मिठाई लेकर आती है और सभी उसकी मिठाई खाकर बहुत तारीफ करते हैं और पैक करवा के ले भी जाते हैं। उनके जाने के बाद कमला बोलती है, बहू, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मेरी बेटी और दामाद के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। मुझे माफ करियो, मैंने तेरे हुनर पर शक किया। कोई बात नहीं आंटी जी, जब आपने कभी खाई नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब तो सब चले भी गए और मिठाई भी बच गई, तो क्यों ना इसे हम ही लोग मिलकर खा ले। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। कमला की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और एक साथ बैठकर गोभी की मिठाई भी खाते हैं। उस दिन के बाद से जब भी कमला को गोभी की मिठाई खाने का मन करता, वो सरला के घर पहुंच जाया करती थी। साथ ही अपनी सहेलियों को भी लाया करती, जिससे कीर्ति की गोभी की मिठाई की तारीफ उसके घर और बाहर दोनों जगह होने लगती है। सुबह सुबह कमला की छोटी बहू रसोई में खाना बनाने के बाद काम कर रही थी। तभी वो घड़ी में टाइम देखते हुए बोलती है, सबके आने का टाइम हो रहा है, जल्दी से बाकी का बचा हुआ काम भी खत्म कर देती हूँ। कुछ देर बाद कमला और उसकी बड़ी बहू निशा नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। बहू, क्या बनाया है आज तूने? मैंने आप सभी के लिए आज आलू पूरी बनाई है। लेकिन मैं तो आलू पूरी खाती ही नहीं। माँ जी, आपके लिए मैंने पोहा बनाया है, आपने मुझे बताया था ना कल। बिल्कुल सही। मैं जल्दी से लेकर आती हूँ, आप सभी बैठिए। आंचल रसोई में जाती है। बाहर बैठी कमला और निशा आपस में हाई फाई करते हुए बोलते हैं, सही कहा था माँ जी, आपने देवरानी नहीं नौकरानी ला दी है आपने मुझे। इसको अपने घर की बहू बनाने से पहले मैंने हिसाब लगा लिया था कि अगर गरीब घर की लड़की आएगी तो नौकरानी बनकर रहेगी वो। कमला और निशा दोनों ही बड़े आलसी थे। सारा दिन आराम करना और सोना, बस यही काम उन्हें दोनों को अच्छे से आते थे, जिसके चलते अक्सर ही घर में कलेश हुआ करता था। इसलिए कमला ने छोटे बेटे मयंक की शादी गांव की एक बहुत ही गरीब लड़की आंचल से की थी। शादी के बाद से ही कमला और निशा ने आंचल को इतना ज्यादा दबा कर रखा हुआ था कि वो घर में सिर्फ नौकरानियों की तरह काम किया करती थी। दीदी, आपकी आलू पूरी और माँ जी आपका पोहा। हाँ हाँ ठीक है, बाकी के काम हो गए? माँ जी, कपड़े धो दिए हैं, सफाई भी कर दी है, बस थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी कर दूंगी। सारा काम करने के बाद भी मेरी अलमारी में जो मेरे कपड़े रखे हैं उन्हें प्रेस करके रख देना। अच्छा सुन, जेठानी के कपड़े प्रेस हो जाए ना तो मेरे कमरे में आके मेरे पैर की मालिश कर दियो।
नाश्ता करने के बाद कमला और निशा अपने अपने कमरे में आराम से जाकर सो जाती है और बेचारी आंचल सारा दिन पूरी मेहनत के साथ काम करती है। रात को जैसे ही मयंक कमरे में आता है तो वो आंचल को हक करते हुए कहता है, क्या बात है, ये चांद का टुकड़ा सारा दिन कहाँ बिजी रहता है? कहीं भी नहीं, मैं तो बस घर के काम करती हूँ। तो एक काम और करते हैं हम दोनों, उसमें तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। मैं बस अभी आया। मयंक वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थकी हुई आंचल बेड पर बैठे ही सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। मयंक बाहर आता है और वो आंचल को सोते हुए देखता है। उसके बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह मयंक गुस्से में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। आप मुझसे नाराज हो क्या रात के लिए? तुम जाओ और काम करो, बहुत काम है तुम्हें। आई एम सो सॉरी, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे नींद ही कब आ गई। अरे काम तो मैं भी करता हूँ, फिर भी वक्त देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा तो हर आदमी को अपने काम के साथ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है ना। अच्छा सॉरी ना, आज से ऐसा कभी नहीं होगा, माफ कर दीजिए। आंचल बोल रही होती है, तभी उसके कानों में आवाज आती है, अरे बहू, कहाँ रह गई तू? जल्दी से यहाँ पर आ। माँ जी बुला रही है। आई एम सो सॉरी। आंचल भागकर नीचे जाती है। जी जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? होना क्या है, अभी तक घर का काम नहीं हुआ तुझसे? रसोई में सारे बर्तन पड़े हुए जूठे, ये सब कौन करेगा? ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ, आप चिंता मत करिए। बाकी सब कुछ बाद में करना, पहले मेरे कमरे की सफाई करो, सारे नए पर्दे लगा दो, बेडशीट भी नई बिछा दो, उसके बाद ये हॉल के सोफे के कवर भी धो दो। जी दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। आंचल जल्दी से एक एक करके घर का सारा काम करती है। शाम ढल जाती है और सारा दिन बेचारी आंचल 2 वक्त समय निकालकर खाना भी नहीं खा पाती। इसमें भी जरा सी गलती होने पर कमला आंचल को सुनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसी एक शाम आंचल अपने कमरे में बैठी थी। मैं इतना सब कुछ करती हूँ, सारे काम करती हूँ, खाना पीना भूल कर भी ना बस अपने ससुराल वालों की सेवा करने में लगी रहती हूँ। फिर भी मेरी सास मुझे ऐसे बोलती है और मेरी जेठानी ने तो कभी मुझे अपनी देवरानी समझा ही नहीं है। जब से मैं इस घर में आई हूँ बस नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। अगर माँ बाबूजी की इज्जत का सवाल ना होता ना तो मैं ये सब कभी नहीं सहती। खुद से बातें करते हुए आंचल फिर से अपने काम में लग जाती है और पिछली रात की तरह आज भी उसकी थकावट की वजह से उसे नींद आ जाती है, जिससे उसके पति का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। इसके बाद मयंक सुबह बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर दिन के साथ साथ निशा और कमला का आंचल से इतना ज्यादा काम करवाते रहना और उसकी हालत खराब हो जाना दोनों ही आम हो चला था, जिसकी वजह से मयंक और आंचल के संबंध भी बिगड़ने लगे थे। ऐसी एक दिन कमला और निशा पार्लर में फेशियल करवा रही होती है। हमारी छोटी बहू तो एकदम लॉटरी की टिकट जैसी है हमारे लिए। बिल्कुल सही, जब से वो आई है ना मैं तो कहती हूँ कि जीवन का हर सुख आ गया है। अरे अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ किया कराया मिलता है। बस ऐसे ही आंचल को अपनी मुट्ठी में रखना है ताकि हमारे इशारे पर नाचती रहे। उन दोनों की ये सारी बातें बैठी पार्लर में उनकी पड़ोसन अनीता सुन रही थी। निशा और कमला का ध्यान अनीता पर नहीं जाता। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब अनीता सीसीटीवी कैमरे की तरह कमला के घर पर नजर रखना शुरू करती है और आंचल की बुरी हालत देखकर एक दिन वो अपने घर में खुद से बोलती है, ये तो बड़ा गलत कर रही है कमला अपनी बहू के साथ। ये दोनों सास बहू मिलकर घर की छोटी बहू को नौकरानी बनाकर अपने सारे हुक्म मनवा रही है और बेचारी छोटी बहू उनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रही है। मुझे आंचल से बात करनी होगी। ऐसी एक दिन आंचल बाजार से आ रही थी, तभी अनीता उसे रोकते हुए कहती है, बहू रुक, तुझसे कुछ बात करनी है। जी आंटी जी, कहिए क्या बात है। बहू तू पागल है क्या? तुझे अपने हक का अपने अधिकार का कुछ पता नहीं है क्या? क्यों तू अपनी सास और अपनी जेठानी की इतनी ज्यादा गुलामी कर रही है? आंटी जी ये आप क्या कह रही हो? कहीं अगर मेरी सास या फिर जेठानी जी ने सुन लिया तो? अरे यहाँ पर कोई नहीं है जो सुनेगा। देख बहू, तू उस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि अपने लिए आवाज उठा और हक जता। आपको कोई गलतफहमी होगी। मेरी सास और मेरी जेठानी तो मुझे बहुत ज्यादा खुश रखती हैं। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि वो तेरे साथ कैसा सुलूक करती है। फिर झूठ क्यों बोल रही है तू? नहीं नहीं, आपको देखा कभी सच सच नहीं होता है। मैं जा रही हूँ, दोबारा से मुझे ऐसे भड़काने की कोशिश मत करना। आंचल चली जाती है और अनीता समझ जाती है
कि आंचल के दिल में अपनी सास और जेठानी का कितना डर है। इसी वजह से वो अपना मुंह भी नहीं खोल रही। पर अनीता भी भला कहाँ टिकने वाली थी। नौकरानी बनी देवरानी को इंसाफ दिलाने के लिए अनीता सीधा जाकर मयंक से बात करती है, जिसे सुनने के बाद मयंक बोलता है, अच्छा तो यह बात है, तभी मैं कहूँ कि आंचल हर रात इतना जल्दी क्यों सो जाती है। बेटा तेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी माँ और तेरी भाभी ने बेचारी की ऐसी हालत कर दी है। अब तू ही है जो अपनी पत्नी को आजाद करवा सकता है। आंटी मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यह सारी बात बताने के लिए। अगले दिन आंचल काम कर रही थी, वहीं कमला और निशा बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी मयंक उन दोनों के पास आता है और उनसे बोलता है, माँ भाभी, मैं और आंचल कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो और कब जा रहे हो? जाना जरूरी है क्या? कोई जरूरी काम है? अरे आंचल मेरी बीवी है और मैं उसे घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। पर आपने तो कुछ पहले बताया ही नहीं कि हमें कहीं जाना भी है। पहले नहीं बताया, लेकिन अब तो बता दिया ना। जाओ जाकर कमरे में तैयारी शुरू करो, आज हम शाम को ही निकल जाएंगे। पर मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं चली गई तो घर का काम कौन करेगा और बाकी की चीजें कौन देखेगा? माँ और भाभी करेंगे, और कौन करेगा। अरे बेटा, मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ, अब इस उम्र में मुझसे कहाँ काम होगा। और मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है, मैं भी नहीं कर पाऊंगी काम। तो देखा आपने, मेरे बिना घर नहीं चलेगा। एक काम करिए, आप अकेले ही चली जाइए। बस करो आंचल। और माँ भाभी, आपको शर्म नहीं आती क्या जरा सी भी? आप चाहे तो घर के सारे काम 3 हिस्सों में बराबर बांट सकती हैं, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी को घर का नौकर बनाकर रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता? अरे ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आंचल मुझे सब कुछ पता चल गया है। जरा अपने हाथ पैर देखो कैसे सूज गए हैं। आप दोनों लोगों को जरा सा भी तरस नहीं आता आंचल पर। इस इंसान से ऐसे गधे घोड़ों की तरह काम करवाते हो आप लोग। हद होती है, आलस की भी कोई हद होती है। इतनी कामचोरी आप लोगों के ऊपर अच्छी नहीं लगती है, और मुझे आप लोगों से यह उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। सच सामने आने के बाद कमला और निशा की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद दोनों आंचल से माफी मांगते हैं। और उस दिन के बाद से दोनों आंचल के काम में उसकी पूरी मदद करवाती, और अब घर की देवरानी नौकरानी नहीं बल्कि देवरानी ही थी, और उसकी हैसियत में अपने हिस्से के सारे काम आते थे।